जब युवा जागता है तो पूरे के पूरे सिंहासन हिल जाते हैं। नेपाल ने इस जुमले को हकीकत में बदलते हुए देखा है। जिस देश में सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंक दिया, उसी देश ने अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा नया इतिहास लिखा, एक ऐसा इतिहास जहां पर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों को भी मात देकर एक रैपर देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गया। नाम तो आप जानते ही होंगे, बालेन शाह। लेकिन नेपाल की तस्वीर आज कुछ और ही दिखाई दे रही है। जिन हाथों ने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया था, आज वही हाथ उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और तख्तियां थामे हुए हैं। जो युवा यानी कि जेनजी कल तक बालेन के गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे थे, आज वही सड़कों पर आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। आखिर एक महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि उम्मीद अचानक आक्रोश में बदल गई? ऐसा क्या हो गया एक महीने के अंदर कि आज जो युवा कल तक बालेन शाह का समर्थन कर रहे थे, वो सड़कों पर उतर आए हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बालेन शाह का उदय आखिर कैसे हुआ और अब उनके ही अपनों ने उनकी जंग, उनके खिलाफ जंग जो है वो कैसे छेड़ दी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी शुरू होती है 27 मार्च 2026 से। बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बालेन कोई आम राजनीतिक नहीं थे, वो एक इंजीनियर थे, एक मशहूर रैपर बने और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरा थे, यानी उनका राजनीति से पहले कोई भी संबंध नहीं था। दुनिया भर में उनको जेनजी रेवोल्यूशनर भी कहा गया क्योंकि सबसे युवा प्रधानमंत्री वही बने हैं। नेपाल के युवाओं को यह लग रहा था कि दशकों से चले आ रहे भ्रष्ट सिस्टम को अब एक उनका अपना ही आदमी ठीक कर देगा। बालेन ने वादे किए पारदर्शिता के, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल के और युवाओं के हक के। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता की कुर्सी और सड़क की धूल दोनों में बहुत फर्क होता है, और कल तक जो धूल खा रहा होता है, सत्ता की कुर्सी मिल जाने के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। और बालेन सरकार को बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि विरोध की पहली आग अब भड़क उठी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है छात्र संगठनों पर रोक। सरकार का तर्क था कि पढ़ाई के माहौल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन छात्रों ने इसे अपनी आवाज दबाने का एक तरीका मान लिया। कई रिपोर्ट चीज आप दावा कर रही हैं कि नेपाल के युवा आज बालेन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। जिन छात्रों ने बालेन को अपना हीरो मानकर उनको अपना वोट दिया था, आज वो पुलिस के डंडों का सामना कर रहे हैं। संवाद की जगह दमन ले रही है, और यही इस गुस्से की सबसे बड़ी, सबसे पहली बुनियाद बन चुकी है। और दूसरी वजह बहुत ही संवेदनशील है। भारत और नेपाल के बीच वो रिश्ता जिसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। सदियों से रिश्ता चला आ रहा है क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर खुला रहा है। सीमा के पास रहने वाले नेपाली नागरिक अक्सर छोटी मोटी जरूरतों के लिए राशन, कपड़े, दवाइयां भारत की मंडियों में आते हैं। लेकिन बालेन सरकार ने इसी एक महीने के कार्यकाल में एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि अब अगर आप भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदते हैं तो आपको वहां पर टैक्स देना होगा, कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सोचिए 100 रुपए की वैल्यू ही क्या है। एक मध्यम वर्गीय इंसान अगर 2 दर्जन कॉपियां या घर के लिए कोई भी छोटा मोटा सामान ले ले, रजाई गद्दा ले ले या फिर खाने पीने का कोई सामान ले ले, वो भारत से खरीदता है तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये पहली बार नेपाल के इतिहास में हो रहा है। सीमावर्ती इलाकों के लोग जो अपनी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं, आज वो खुद को अपनी सरकार द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि बालेन सरकार का ये फैसला सिर्फ व्यापार पर नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक रिश्तों पर भी एक गहरी चोट कर रहा है। जिस बालेन शाह ने भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर वोट मांगे थे, आज उन्हीं के मंत्रिमंडल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नेपाल के नए गृह मंत्री सुदन गुरुङ पर अब आय से अधिक संपत्ति और शेयर बाजार में हेराफेरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनके संबंध मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दीपक भट्ट से हैं। अब जनता ये पूछ रही है कि बालेन साहब, आप तो पुराने नेताओं की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे थे, आप तो उनकी संपत्ति की जांच कराने की बात कर रहे थे, फिर आपके ही अपने मंत्री के दामन पर ये दाग कैसे लग रहे हैं? सुदन गुरुङ के इस्तीफे की मांग के बाद ये इस आंदोलन में अब और भी इजाफा हो गया है, आंदोलन अब और भी तेज हो गया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बालेन शाह ने बहुत तेजी से बड़े फैसले लेने की कोशिश तो की। उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए पैनल तो बनाए, रसूखदारों पर हाथ तो डाला, लेकिन जब व्यवस्था में ऑक थेरेपी दी जाती है तो अक्सर अस्थिरता पैदा हो जाती है।
बालेन की छवि एक ऐसे सिस्टम चेंजर की बन गई है जो नियम नहीं मानता हो, लेकिन आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो सिस्टम को आखिर संभालेंगे कैसे जब वो खुद मानते ही नहीं। आज नेपाल का युवा अपनी सरकार से ये पूछ रहा है कि क्या हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारी ही आवाज को दबा दें? क्या 100 रुपए के राशन पर भी टैक्स वसूलना किसी सरकार का नियम होता है? नेपाल की राजनीति दरअसल आपको बताएं एक बार फिर उस मोड़ पर जा पहुंची है जहां से वापसी का रास्ता अब मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। अगर बालेन शाह ने इन प्रदर्शनों को सिर्फ बल के तौर पर दबाने की कोशिश की तो ये और भी ज्यादा भड़क सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर उन्होंने युवाओं की बात सुनी तो शायद वो अपनी साख बचा पाएंगे। लेकिन बालेन शाह आखिर चाह क्या रहे हैं अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। नेपाल के इस रैपर वर्सेस जेन जी के मुकाबले में जीत किसकी होगी? क्या बालेन शाह अपनी डील मेकर वाली छवि को बचा पाएंगे या फिर नेपाल के जो जेन जी हैं जिन्होंने पहले भी तख्ता पलट किया और बालेन शाह को लेकर आए, वो एक बार फिर से तख्ता पलट जो है नेपाल के अंदर कर सकते हैं? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।